फिजियोलॉजी का मतलब शरीर के विभिन्न भागों में के कार्य तथा फिजियोलॉजी जो है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन करता है। इथोलॉजी जो है यह मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। इथोलॉजी। बायोनिक्स जो है यह जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स है। और बायोनॉमिक्स जो है यह जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनॉमिक्स जो है संबंध का अध्ययन करता है और बायोनिक्स जो है जैविक जगत के गुण सिद्धांत अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण करना। मायोलॉजी जो है मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करता है। बायोनॉमी जो है जैविक जीवन के नियमों से संबंधित है। बायोनॉमी नियमों से है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क से है। एग्रोस्टोलॉजी घास से अध्ययन है। पैलिनोलॉजी जो है पराग कणों का अध्ययन है। पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन है। टेरेटोलॉजी जो है यह शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। कॉन्ड्रोलॉजी जो है उपास्थि से संबंधित अध्ययन है। बायोनॉमी क्या है? नियम है। मायोलॉजी पेशियों से है। एग्रोस्टोलॉजी है। ट्रोफोलॉजी जो है पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन है। ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन है। टीटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन है। टीटोलॉजी जो है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन है। एल्गा कल्चर जो है एक्वा कल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। एल्गी होते ही ना उसी से बना है एग्ला कल्चर। सिल्वी कल्चर जो है वन संवर्धन का अध्ययन इसमें किया जाता है। आर्बोरी कल्चर वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि। आर्बोरी कल्चर वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर जो है ये फूल फलों सब्जियों मसालों की खेती होती है। ओस्ट्री जो कल्चर होता है यह सीपो ओस्टर होता है उसी से ओस्ट्री कल्चर बना है। ओलियो कल्चर जो है जैतून। हेली कल्चर क्या है? हेली कल्चर घोंघे का संवर्धन। हेली कल्चर क्या है? घोंघे का संवर्धन। मेरी कल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों व जंतुओं का संवर्धन मेरी कल्चर। और मोरी कल्चर शहतूत है। और मोरी कल्चर तो शहतूत की खेती होती है। और जो कि मेरी जो कल्चर है यह है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों जंतुओं का संवर्धन है। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। रूसी जीव रसायन शास्त्री ए आई ओपैरिन ने भौतिकतावाद या पदार्थवाद मेटीरियलिस्टिक थियरी दी थी। कौन? ए.आई. ओपैरिन ने। और उनकी पुस्तक का नाम है जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो पुस्तक है ओपैरिन की है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई जो परपोषी हेटरोट्रॉपिक या अवायवीय एनारोबिक थे। 3.8 अरब वर्ष पूर्व कला युक्त मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक के कोशिका रूपी आदि जीव बने। 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। कितने अरब? 2 अरब पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। लैमार्कवाद जो है यह जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे 1809 में इनकी पुस्तक छपी थी। उसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक इनकी पुस्तक है। 1809 में छपी थी। इन्होंने जैव विकास परिकल्पना पर काम किया। जो लैमार्कवाद था वो ये 3 सिद्धांत हैं। इसमें 3 मूल अवधारणा। एक तो बड़े होने की प्रवृत्ति,
दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव, तीसरा अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यही 4 सिद्धांत है लैमार्कवाद में। बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये लैमार्कवाद है। डार्विन की पुस्तक जो है प्राकृतिक चुनाव तथा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी, जबकि लैमार्क की 1809 में है, इनकी 1859 में है। और इन्होंने ओवर प्रोडक्शन की बात कही, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस की बात की, वेरिएशन एंड द इनहेरिटेंस की बात की, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड द इनहेरिटेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो चारों सिद्धांत हैं ये डार्विन के हैं। उत्परिवर्तनवाद जो है ये हालैंड के थे वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने दिया था। सांध प्रिमरोज अर्थात आइथोनेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया था। आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक था। युगलीना जो है को पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक माना जाता है। युगलीना को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। नियोपाइलिना जो है एनेलिडा और मोलस्क के बीच संयोजक कड़ी है। नियोपाइलिना। प्रोटोथीरिया जो है निम्न कोट के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बतख, चोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। प्रोटोथीरिया में सरीसृपों और स्तनियों के बीच संयोजक है यह प्रोटोथीरिया। कौन? प्रोटोथीरिया सरीसृपों और स्तनियों के बीच संयोजक है। डायनासोर जो विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प के थे। क्रो-मैग्नॉन जो है यह क्रो-मैग्नॉन आधुनिक मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज माना जाता है। इनको क्रो-मैग्नॉन का शरीर 180 से 6 फीट लंबा था और कपाल गुहा 1600 क्यूबिक थी। डेनिसोवन एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 अरब वर्ष पूर्व निवास करती थी। 2010 में साइबेरिया में इनकी अस्थि का प्राप्त हुआ है। पहले इयोसीन युग, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन, फिर प्लोस्टोसीन, फिर होलोसीन। कालबद्ध से यही है। इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लोस्टोसीन, होलोसीन। ओपेरान अवधारणा जो है जैकब और मोनार्ड ने दी थी। एक जीन एक एंजाइम प्रक्रिया बीटल और टैटम की है। विकास का सिद्धांत डार्विन के है। उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रीज का। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ हैं, सबसे छोटे जीव हैं। और जीवाणु सरल होते हैं, अति सूक्ष्म तथा एक कोषी आद्य जीव हैं। सरल होते हैं, असूक्ष्म और आद्य जीव हैं जीवाणु। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है, यानी बैक्टीरिया। इनकी लंबाई जो होती है 2 से 4 माइक्रोन के बीच होती है। जो जीवाणु होते हैं मीथेन के उत्पादन में इनका उपयोग होता है। मौजूदा गांठों नूडल्स में पाए जाते हैं। जीवाणु राइजोबियम सहजीवता प्रदर्शित करते हैं। प्रोस्टिडा जगत, यह जो जगत है यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को इसमें रखा जाता है। प्रोस्टिडा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को, जैसे शैवाल तथा प्रोटोजोआ इसमें शामिल होते हैं। प्रोस्टिडा में शैवाल और प्रोटोजोआ शामिल होते हैं। शैवाल जो है एल्गी जो है पर्ण हरित हरि में युक्त यानी क्लोरोफिलस संवहन ऊतक रहित नॉन वैक्सुलर थैलोफाइट्स हैं। शैवाल क्या है? थैलोफाइट्स है। जड़, तना तथा पत्तियों का इसमें अभाव होता है। यह स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं ये हरा होते हैं, और रोडोफाइसी ये लाल होते हैं, और फियोफाइसी भूरे होते हैं।
फियोफाइसी, शैवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवालों का फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक जो है, कवक यह जो है, कवक जो है पर्णहरिम रहित, यानी क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स है। यह भी एक थैलोफाइट्स है और ये परजीवी होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है, और जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। जैसे खमीर, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सब कवक हैं। खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल का है। खमीर कौन से कुल का है? तो एस्कोमाइसिटीज कुल का है खमीर। जबकि मशरूम जो है बेसिडियोमाइसिटीज कुल का है। मशरूम जो है बेसिडियोमाइसिटीज कुल का है और खमीर जो है एस्कोमाइसिटीज कुल का है। कवक मूलक माइकोरिजा कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों को सहजीवी साहचर्य सिम्बियोटिक एसोसिएशन प्रदर्शन करते हैं। लाइकेन एक मिश्रित जीव होते हैं। अपघटक जो डिकम्पोजर होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। इनका एक नाम है विबंधक भी इनको कहा जाता है। क्या? विबंधक। मरुस्थली या मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार, एलोई ये सब आते हैं। क्या आते हैं? मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार ये सब आते हैं। फ्रियोफाइट्स जो है मरुस्थल में पाए जाने वाले हैं, फ्रियोफाइट्स, और ये 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी इनकी जड़ें होती हैं। अदरक जो है, अदरक एक प्रकंद का है। अदरक क्या है? एक प्रकंद है। आलू एक स्तंभ कंद है। लहसुन एक सल्क कंद है। अदरक प्रकंद है, आलू स्तंभ कंद है, लहसुन सल्क कंद है। तथा सूरन या जिमी कंद जो होता है यह घन कंद का उदाहरण है। शकरकंद कान वोल वुलेसी कुल का है। शकरकंद कौन से है? कान वोल वुलेसी कुल का है। गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है। गन्ना, आलू, अदरक किसका रूपांतरण है? तो यह तने का रूपांतरण है। सलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों के रूपांतरण हैं। सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों के रूपांतरण हैं, और जबकि गन्ना, आलू, अदरक यह तनों का रूपांतरण है। गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है। सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों के रूपांतरण है। गन्ना जो है ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। कायिक प्रवर्धन इसमें किया जाता है। इसमें नोट्स और इंटरनोड पाए जाते हैं। लौंग जो होता है यह मिर्टेसी कुल का होता है। क्लोव जो होता है कौन सा कुल? मिर्टेसी कुल का होता है। कुल के साइजीजियम, एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेट्स नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। पुष्पकलिका से यह प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थों तथा दंतमूलक निवारक में उपयोगी होता है। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया है। केसर जो है यह इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे से होता है। कौन सा कुल है? इरिडेसी कुल का है केसर। यह वर्तिका स्टाइल अथवा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। केसर में सैफ्रॉनॉल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। सैफ्रॉनॉल और पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी जो है एबेल मोलस्कस एस्कुलेंटस कुल का है। भिंडी कौन से कुल का है? एबेल मोलस्क और एस्कुलेंटस कुल का है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है। हल्दी जो है ये प्रकंद है। राइजोम होता है। हल्दी एक प्रकार क्या है? प्रकंद होता है। इसका वानस्पतिक नाम जो होता है कुरकुमा होता है। लौंगा, कुरकुमा लौंगा होता है इसका वानस्पतिक नाम। जिंजीर बेसी कुल का सदस्य है। यह औषधि, मसाले, रंग कारक के रूप में प्रयोग होता है। सहतूत, अनानास, कटहल यह सब सोरोरेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। सहतूत, अनानास और कटहल फल जो है सोरोसिक कहलाते हैं। काजू, सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। काजू और सिंघाड़ा जो है नट कहलाता है। सहतूत, अनानास, कटहल सोरोसिस कहलाते हैं। सिंघाड़ा का बीज होता है, जबकि लीची का मांसल बीज चोल फ्लैसी एरिल होते हैं। सेब व नाशपाती जो है पोम होते हैं। सेब और नाशपाती क्या होते हैं? पोम होते हैं। खीरा, खरबूजा और लौकी जो है पीपो कहलाते हैं।
खीरा, खरबूजा और लौकी पीपो कहलाते हैं। जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल होते हैं तो ऐसे असत्य फल फाल्स फ्रूट्स कहे जाते हैं। जैसे अंडाशय जब भाग न ले तब सेब, काजू, नाशपाती, ये सब सेब, काजू, नाशपाती ये सब फाल्स फल हैं। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधि पौधा होता है। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष होता है। सिनकोना जो है एक आवृतबीजी छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीज पादप होता है। एट्रोबिन, क्लोरोक्विन आदि औषधियाँ भी मलेरिया के निदान में प्रयोग होती हैं। एट्रोबिन। उसके बाद लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं। कपास जो है सेल्यूलोज होता है। इसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है। इसमें 6 से 8% तक सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज आदि पाए जाते हैं। पपीता जो है इसका कैरिका पपाया कुल का होता है। इसमें पाया जाता है, वानस्पतिक नाम इसका कैरिका पपाया होता है। इस पे पैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। इसका पीला रंग जो है कैरिका जेंथिम से होता है। सेब जो है एंथोसाइनिन, इसमें वर्णी लवक पाया जाता है सेब में। गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन, जैंथोफिल हल्दी में, चुकंदर में विटरनिन वर्णक होते हैं। जैंथोफिल किसमें? हल्दी में जैंथोफिल और चुकंदर में विटरनिन वर्णक होते हैं। अफीम जो है ओपियम पॉपी कहते हैं इसको। नोस्कोपिन, पैपारवीन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मार्फिन औषधियाँ प्राप्त होती हैं। मार्फिन पौधे अपरिपक्व फलों से प्राप्त होते हैं। लहसुन प्याज जो है सल्फर यौगिक इसमें होता है। सल्फेनिक, प्याज निकालने से सल्फेनिक अम्ल निकलता है। कोर्क ओक नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। कोर्क जो है वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। यह एक भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है यह पौधा। कवक जो है यूकैरियोटिक होते हैं और अधिकांशतः बहुकोषीय होते हैं, जैसे मशरूम और यीस्ट। पादप जो हैं स्वपोषी उत्पादक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी पादप होते हैं। कशेरुकी ये हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी कशेरुकी हैं। अकशेरुकी में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनालिडा, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव ये सब अकशेरुकी में आते हैं। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं। अधिकांशतः एक कोषीय होते हैं। अधिकांश शैवाल, संघ, प्रोटोजोआ ये सब होते हैं। मुनेरा में माइकोप्लाज्मा, जीवाणु सब मुनेरा जगत के आते हैं। मुनेरा में जीवाणु और माइकोप्लाज्मा आता है। एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कीट जो होते हैं, कीट यह आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं। 15 लाख से अधिक कीटों की पहचान हुई है। पादप जातियों की लगभग 4 लाख पहचान हुई है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा एक कोश की प्रोटोजोअस जंतु है जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। अमीबा कैसे करता है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। केकड़ा जो है यह मैलेकोस्ट्रेका वर्ग में आता है। केकड़ा। बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी जो है एरेक्निडा वर्ग से संबंधित है। बरूथी, बिच्छू, मकड़ी एरेक्निडा वर्ग से संबंधित है। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंश होते हैं। टिक और माइट मकड़ी वंश होते हैं जो कि एरैनीगण ऑर्डर ऑफ एराना के अंतर्गत आते हैं। कीट जो है, कीट में 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी 6 पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी होते हैं टोटल। जुगनू या खद्योत कीटों का एक परिवार है। कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन होता है तथा उत्सर्जन जो है मैलपिघी नलिकाओं द्वारा होता है। श्वसन जो होता है ट्रैकी द्वारा होता है और उत्सर्जन हो मैलपिघी नलिकाओं द्वारा। लाख जो है कैरिका लैक्का एवं लैसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। लाख जो है कैरिका लैक्का और लैसिफर लैक्का नामक कीट से प्राप्त होता है। मोती वस्तुतः मोलस्क संघ के जीव पिंक डाटा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है।
इकाइनोडर्म जो है समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममित या ड्यूटरोस्टमी यूसिलोमेट यूमेटाजाओ होते हैं। इकाइनोडर्म प्रायः अंडज होते हैं, किंतु पिंडज या सचिव प्रजक विविपोरस भी होता। ऑक्टोपस जो है यह सिफेलोपोडा वर्ग का है। ऑक्टोपस कौन से वर्ग का है? तो सिफेलोपोडा वर्ग का एक मृदुकवची होता है मोलिक्यूल, जिसे डेविल फिश कहा जाता है। इसकी 8 भुजाएं होती हैं। कोलोसल स्क्विड यह सबसे बड़ा अकशेरुकी है। कोलोजल स्क्विड की लंबाई जो है अपेक्षाकृत कम, किंतु वजन अधिक होता है। होमोथर्मल यानी समतापी गर्म रुधिर वाले जीव जैसे पक्षी, स्तनधारी, ये सब सदैव एक समान रहता है। और हेट्रोथर्मल जो होते हैं वो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, ये सब हेट्रोथर्मल होते हैं। जैसे कौन कौन सी मछलियाँ नहीं हैं? ये जो मछलियाँ नहीं, जैसे जेली फिश, इसे निडेरिया संघ में आता है। सितारा, देखो सितारा तो तारा होता है, मछली कैसी होगी? यानी मछली स्टार फिश जो है मछली नहीं होगी, क्योंकि इकाइनोडर्म वर्ग में आती है। रजत मीन, रजत मतलब तो चांदी होता है, तो कहाँ ये मीन बन पाएगी, मछली कैसे होगी तब ये। या सिल्वर फिश जो कहते हैं, सिल्वर मतलब चांदी होता है, मछली नहीं होता है, यह कीट वर्ग में आता है। कटल फिश, कटल तो जानवरों का समूह होता है, तो ये कहाँ से मछली वाले में आएगी? तो ये मोलस्क हो गया। हेग फिश, हेग तो राजधानी है, हेग तो राजधानी है, तो ये फिश कैसे होगी? तो हेग फिश जो है फिश नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में है। डेविल तो हरामी आदमी होते हैं, तो डेविल कैसे होगा? फिश भी नहीं होगी, मोलस्क में अंदर आएगा। क्रे फिश जो है आर्थोपेडम है। क्रे तो एक कंप्यूटर का नाम है, क्रे फिश, तो ये आर्थोपेडा के अंतर्गत आता है। ये सब मछलियाँ नहीं हैं। और कुछ वास्तविक मछलियाँ हैं, जैसे फ्लाइंग फिश, ये फ्लाइंग जो फिश होती है फ्लाइंग करती है। और फिश कैट को खाती है, तो यानी कैट फिश हो गया। फिर फिश जो है पाइप में चलती हैं, तो पाइप में रहेंगी फिश, कैट के साथ फिश रहती हैं, फ्लाइंग करती हैं फिश। पैडल भी चलाती हैं, पैडल चलाती हैं। गोल्ड कई फिश जो है, देखो सिल्वर तो फिश नहीं है, लेकिन गोल्ड फिश होती है, ध्यान रखना है। सिल्वर फिश नहीं है, लेकिन गोल्ड फिश होती है। ग्लोब फिश, ग्लोब में पूरे फिश कहाँ रहती हैं? ग्लोब फिश में रहती हैं। कैट फिश होती हैं, कैट होता है, ग्लोब, पैडल, पाइप, कैट, फ्लाइंग, ये सब फिश हैं। डॉग फिश जो है स्कोलियोडॉन इसको कहते हैं। डॉग फिश को क्या कहते हैं? स्कोलियोडॉन कहते हैं। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन जो है हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। विषैले सर्पों को ऊपरी जबड़ों में मैक्सिलरी हड्डियों की 103 जोड़ी पाई जाती हैं। मुड़े विषदंत पॉइजनस फंक्स होते हैं। मैक्सिलरी दंत जिह्विका होती है। कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। जो विष ग्रंथियाँ होती हैं यह जो है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान ही होती हैं। जो ब्लू व्हेल है ये 33 मीटर लंबा होता है, 180 मीट्रिक टन से अधिक हो सकता है। स्पर्म व्हेल जो है विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल होती है, जो 50 से 55 फीट और 34 से 35 टन होता है। समुद्री शेर जो है सी लायन, सील और फोका, वॉलरस, डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी हैं। कौन कौन? समुद्री शेर स्तनधारी होता है, सील स्तनधारी होता है, फोका स्तनधारी, वॉलरस, डॉल्फिन, ये सब स्तनधारी होते हैं। डॉल्फिन जो है सीटेसिया गण होता है, सीटेसिया गण में है, जबकि अन्य तीनों जो है कॉर्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन जो है सीटेसिया गण के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। एकिडना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले ओविपोरस स्तनपायी होते हैं। कौन? एकिडना और प्लेटिपस। कपि जो है प्राणी जगत में होमियोनोइडिया महापरिवार का सदस्य है। कपि, हीन कपि ये छोटे आकार के होते हैं, जैसे गिब्बन, गिब्बन क्या है? हीन कपि होते हैं। महाकप बड़े आकार के होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, मनुष्य, ये सब महाकप के अंतर्गत आते हैं। ओरंगुटान मानव भी महाकप के अंतर्गत आता है। लंगूर कप वर्ग में नहीं आते, बल्कि वानर वर्ग में आते हैं लंगूर। वर्तमान मानव की जो कपाल गुहा है ये 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है।
कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। एक्सचोरिया कोलार्ड बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन भी किया गया। कवक को भी कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जैसे पोटैटो डेक्स्ट्रोएज एगर व सबौराड डेक्स्ट्रोज एगर। विषाणु में स्वयं की उपापचयी मशीनरी के अभाव कारण इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित करना कठिन है। बारहसिंघा जो होता है रूस वर्ष दुआउसेली कुल है, इसका नाम है रूस वर्ष दुआउसोली, इसका नाम है। चिंकारा को गजेली बनेटरी कहते हैं। नीलगांव को बेलसाफस ट्रेगोकेमेलस भी कहते हैं। एशियाई जंगली गधा जो है इक्कस होमिओनस होता है। बारहसिंघा रूसवर्स दुआउसेली होता है। चिंकारा जो है गजेला बनेटरी होता है। नीलगाय जो है बोसलाफस ट्रेगोकेमेलस होता है। पंखहीन कीट जो है रजत मीनाव है। केकड़ा जो है मोलैकोस्ट्रोटा कुल का है। बरूथी जो है एरेक्नीडा कुल का है। बिच्छू एरेक्नीडा कुल का है। मकड़ी एरेक्नीडा कुल का है। मकड़ी एरेक्नीडा का है, बिच्छू एरेक्नीडा का है, बरूथी एरेक्नीडा का है, जबकि केकड़ा जो है मैलेकोस्ट्रेका कुल का है। कोशिका सिद्धांत जो है इसे जो सेल थियरी है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, प्रतिपादन इसका किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या नहीं पाए जाते हैं? न तो केंद्रक होता है, न केंद्रक कला होता है, न केंद्रिका होती है, न कला युक्त कोशिकांग, ये सब नहीं पाए जाते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होते। आनुवांशिक पदार्थ तो इसमें पाया जाएगा, लेकिन संयुक्त प्रोटीन इसमें नहीं होते हैं। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार के जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल, ये सब होते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और इनमें और सब केंद्रिका होती है, केंद्रक ये सब होता है। और प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत जो है लिपिड द्वारा निर्मित होती हैं। कोशिका की बाहरी और भीतरी परत ये तो प्रोटीन द्वारा बनती हैं, बाहरी और भीतरी, और जो मध्य परत होती है यह लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर और निकोलसन ने इसको प्रस्तुत किया। सरमान उनका विचार है। कोशिका में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं। किसकी दो परतें? फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। एक अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतुओं की कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कला युक्त कोशिकांग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु हरित यानी माइटोकॉन्ड्रिया न तो जीवाणु बैक्टीरियम नहीं होता है और नीली हरित शैवालों में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं यह श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका या श्वसन नांग का पावर हाउस कहते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स साइकिल है। यह कोशिका चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हाइंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम गोल्जी के नाम ने किया था। यह इसमें क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। किसके? गोल्जी बॉडी को।
क्रमित कोशिका मृत्यु पैराग्राउंड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मस्कुलर कंट्रोल को एपोटोप्सिस कहते हैं। यह भ्रूणी विकास तथा अंगों के प्रतिविकास इनोवोल्यूशन के समय होता है। एपोटोप्सिस प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोटोप्सिस कहते हैं। यह भ्रूणी विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। विषाणु जो होते हैं, विषाणु समवायरॉइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। वायरॉइड्स जो होते हैं अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि सिर्फ पोषी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। क्रोमोसोम नामक सर्वप्रथम वोल्डेयर क्रोमोसोम ये न्यूक्लियन प्रोटीन बने होते हैं। क्या ये क्रोमोसोम नाम जो है सर्वप्रथम वोल्डेयर ने प्रस्तुत किया था। जो आनुवंशिकी है उसमें 3 नियम है। एक तो प्रभाविकता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यूहन का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ये 3 सिद्धांत होते हैं वंशागति में, मेंडल का जो सिद्धांत है। और क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वोल्डेयर ने प्रस्तुत किया था। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण का है। जीनोम एडिटिंग यही होता है। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है। आरएनए में क्या क्या होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। जबकि डीएनए में साइटोसिन तो इसमें भी होगा। आरएनए और डीएनए दोनों में साइटोसिन होता है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल न होकर के थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। आर से आरएनए, आर से राइबोज। डीएनए की पहचान 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए की पहचान सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपीज होती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन जो कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थों का कार्य करता है। जेनेटिक कोड जो है इसकी कुछ विशेषताएं होती है। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होता है। जेनेटिक कोड इसमें एक प्रारंभन तथा एक समापन कोडान होता है। क्या होता है, एक सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी और गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन तथा एक समापन कोडान होता है। आनुवंशिक कोड के 64 कोडान्स में से 3 कोडांट UAA, UGA और UAG होते हैं। आनुवंशिक कोड के 64 कोडान में से 3 कोडान UAA, UGA और UAG होते हैं। ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते हैं। ये जो हैं ये किसी को संकेत नहीं देते हैं ये तीनों। इनके समापन कोडान स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। इनको कंस कोडान कहते हैं, इनको समापन कोडान कहते हैं, इनको नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। AUG मेथियोनीन नामक अमीनो अम्ल का कोडान को प्रारंभन कोडान इनिशिएशन कोडान कहते हैं। इसको प्रारंभन कोडान कहते हैं। किसको, AUG को। इसको प्रारंभन कोडान भी कहते हैं। वाल्टर सूटन और थियोडोर बोबेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिया था। कौन, वाल्टर सूटन और थियोडोर बोबेरी ने गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत कौन दिया, सूटन और बोबेरी ने दिया था। फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। किससे,
फास्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक कौन कौन है? तो राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, एसेटोस्पेक्टर है, नीलहरित शैवाल है, बीजीए है तथा एजोला है। कौन कौन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले? तो एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, एजोस्पिरिलम है, एजोबैक्टर है, नीलहरित शैवाल है, बीजीए तथा एजोला है। फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक कौन हो? बैसिलस, ये सब फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक होते हैं। कौन? बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, बैसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस ये फास्फोरस घुलाने वाले होते हैं। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर कौन है? सेलुलोटिक ट्राइकोडर्मा जिसे कहते हैं, ये कंपोस्टिंग होती है। इसका एक नाम होता है सेलुलोलिटिक, इसे ही ट्राइकोडर्मा कहते हैं। और एक अलग दूसरा होता है नेक्स्ट लिनोलिटिक, लिग्नोलिटिक, इसका नाम है ह्यूमिकोला कहते हैं, ह्यूमिकोला इसके कहते हैं। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर होता है। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति होती है। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया जो है स्यूडोमोनास प्रजाति की होती है। नीलहरित शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है, नीलहरित शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसके साथ मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नीलहरित शैवाल जो है एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। नीलहरित कैसे होते हैं? सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला एक जलीय फर्न है। एनाबीना एजोली की मदद से और जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि करते हैं। नत्रजन या नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे सोयाबीन राइजोबियम जैकोपिनस होता है। सोयाबीन में क्या होता है? राइजोबियम जैकोपिनस होता है। तीन पत्तीय घास जो है राइजोबियम ट्राइफोली होता है। इसमें तीन पत्तीय घास में राइजोबियम ट्राइफोली होता है। लूसर्न जो है यह राइजोबियम मेलिलोथी होता है। इसमें लूसर्न में राइजोबियम मेलिलोथी होता है। जलीय फर्न जो एक्वेटिक फर्न ये एनाबीना एजोली होता है, जलीय फर्न। और गुन्नेरा मैक्रोफाइला जो है नोस्टोक मैस्कोरम है। गुन्नेरा मैक्रोफाइला जो है नोस्टोक मैस्कोरम है। 1.2 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है दुधारू पशुओं को। तो ऐसे में 15 से 20% दूध की उत्पादन में वृद्धि होती है। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की कुल संख्या 29 होती हैं, हाइओइड सहित कुल 29 होती हैं। इनमें से 8 मस्तिष्क में के चारों ओर मस्तिष्क के खोल में होती हैं। ब्रेन केस अर्थात कपाल क्रेनियम बनाती हैं। शेष हड्डियां जो है 14 चेहरे का कंकाल बनाती हैं, 14 चेहरे पर होती हैं। मध्य कर्णों में 6 हड्डियां होती हैं। हाइओइड जो है नामक एक अस्थि जो है यह मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे रहती है। हाइओइड जो है यह जो है अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे रहती है। मनुष्य कशेरुक दंड वर्टिब्रल कोलमन जो होता है यह रीढ़ की हड्डी 26 और शिशुओं में 33 होती है। मनुष्यों में 26 होती है। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को सीधे रखता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल जो संख्या है 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। कुल 24 होती हैं, जोड़ियों में 12 होती हैं पसली। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि जिसे स्टर्नम कहते हैं से तथा पीछे की ओर वक्षी कशेरुकी थोरैसिक जो वर्ब्रेट्रा होता है उससे संधित रहती हैं, मतलब उससे बंधी हुई रहती हैं। हमारे शरीर में अधिकतम भार जो है जल का होता है। यह 55 से 70% तक होता है। मानव शरीर में मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस होते हैं। जिसमें प्रतिशत में देखा जाए तो 65% ऑक्सीजन होता है
18.5% कार्बन होता है। कितना कार्बन? 18%, 18.5% कार्बन। कार्बन के बाद 9% जो है हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन होता है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन होता है 9.5%। और नाइट्रोजन के पास 3.2% जो है यह नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के बाद 1.5% जो है यह कैल्शियम होता है, 1% फास्फोरस होता है। 65% ऑक्सीजन हो गया, और फिर ऑक्सीजन के बाद कार्बन हो गया 18%, और 9.5 जो है परसेंटेज जो है हाइड्रोजन का हो गया, 3.2% नाइट्रोजन का हो गया, 1.5% जो है कैल्शियम का, 1% फास्फोरस का होता है। और हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट होता है। ऊतक, लिंगामेंट वह ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। लिंगामेंट यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और कंडरा जो टेंडन कहते हैं, हड्डी को मांस से जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ता है। और नाखून में अल्फा केरोटीन होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन भी, और फास्फोरस भी। 20 दंत 2 बार होते हैं, 12 दंत उगते हैं, और 12 जो है चंवड़क होते हैं, अस्थायी ने कहते हैं, 1 दंती मोनोडेंट होते हैं। स्टर्नम, क्लेविकल, पटेला और स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, जत्रुक या हंसली, कोलर बोन और जानुफलक नी कैप तथा स्कंद फलक से संबंधित होती है। स्कैपुला जो है यह शोल्डर में होता है। स्कैपुला कहाँ होता है? शोल्डर में होता है। पटेला जो होता है नी कैप में होता है। पटेला कहाँ होता है? नी कैप में होता है। क्लेविकल जो है यह कोलर बोन में होता है। क्लेविकल कोलर बोन में होता है। और स्टर्नम जो होता है यह ब्रेस्ट बोन में होता है। स्टर्नम कहाँ होता है? ब्रेस्ट बोन में। क्लेविकल जो है कॉलर बोन में। पटेला जो है नी कैप में। स्कैपुला जो है शोल्डर ब्लेड में। मनुष्य का जो आहार नाल की लंबाई होती है यह 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख, ग्रासन गुहका, बुकोफायरेंजियल कैविटी, ग्रास नली, ओसेफेलगस जो होता है आमाशय, स्टमक तथा आंत, इंटेस्टाइन आहार नाल के प्रमुख भाग होते हैं। लार में टाइलिन, लारिन, एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? स्टार्च को शर्करा में। 0.75 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित होता है, और 99.5% लार में जल होता है। एमाइलेज जो है, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों, लारी एमाइलेज से होता है। एमाइलेज का श्रावण कहाँ से होता है? लार ग्रंथियों से। अग्नाशय जो है अग्नाशयी एमाइलेजी द्वारा होता है। जो भोजन में उपस्थित अग्नाशय जो है स्टार्च यानी मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित कर देता है अग्नाशय, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत जो है जिसे हम लीवर कहते हैं, यह 1.5 किलोग्राम होता है और बहुत सारी क्रियाएं करता है। जैसे पित्त का निर्माण यकृत में होता है। क्या होता है? पित्त का निर्माण। पित्त का निर्माण ग्लाइकोजेनेसिस जो क्रिया होती है, यह ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यही यकृत में ही होता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन होता है यकृत में। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन होता है यकृत में। रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन होता है। रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन जो है यह यकृत करता है। विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन जो है यकृत करता है। यूरिया परिवर्तन, यूरिया का संश्लेषण यही करता है। जो पित्त होता है यह 7.6 से 8.6 होता है। पित्त जो है पीले रंग या हरे नीले रंग का क्षारी होता है। पित्त कैसा होता है? पीले रंग या हरे नीले रंग का क्षारी होता है। इसका भंडारण जो है पित्ताशय गॉल ब्लेडर में होता है। प्रतिदिन मानव में 800 से 1000 मिलीलीटर जो है पित्त का स्रावण होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सिफिकेशन करता है।
लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड को वसी अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। कौन कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अग्नाशय जो पेनक्रियाज जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है और यह इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इससे क्या होता है? पेनक्रियाज से अग्नाशय से हार्मोन का स्रावण होता है और पाचक रस का भी स्रावण होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं। यह क्षारीय होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किसको? यहाँ जो अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव किसके द्वारा? ट्रिप जो है, ट्रिप पे गए थे, आग लग गया, ट्रिप्सिन अग्नाशय हो गया, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। आमाशय और बड़ी आंत के मध्य जो है यह छोटी आंत स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। दोनों होता है, पाचन भी होता है इसमें, अवशोषण भी किया जाता है छोटी आंत में। यह ग्रहणी, ड्यूडेनम, मध्याह्न, जेजुनम और शेषांत इलियम में विभेदित होता है। छोटी आंत ग्रहणी की लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर, मध्यांत्र यानी जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर और शेषांत्र की लंबाई 3.5 मीटर होती है, जिसकी वयस्क में कुल लंबाई 6 से 7.5 मीटर तक होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलम और मलाशय में विभाजित होती है। किसमें? सीकम, कोलम और मलाशय में विभाजित होती है मनुष्य की बड़ी आंत। मानव शरीर में स्थित पुक्ष या अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफ्रोम अपेंडिक्स की लंबाई जो है 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह एक अवशेषी वेजिटेटियल ऑर्गन है। इसका छोटा क्रीम की तरह होता है। यह बड़ी आंत बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। जाइमेज जो है एंजाइम ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करता है? इथेनॉल में। लार ग्रंथियाँ होती है मुख से, टाइलिन एंजाइम या लारी निकलता है। टाइलिन कहाँ से निकलता है? मुख से निकलता है। टायर यहाँ से, टायर ऐसे घुसा दो, टाइलिन हो गया। ग्रास नली ये है, ये ग्रास नली है, यह भोजन को आमाशय तक ले जाता है। ये डायफ्राम है। फिर आमाशय, आमाशय में क्या? देखिए पेप्सिन हो गया, प्रोटीन हो गया, पाचक यहाँ से निकलता है। पेप्सिन और प्रोटीन का पाचन यहाँ होता है। पेप्सिन एंजाइम निकलता है, प्रोटीन का पाचन होता है यहाँ आमाशय में। पीपी दोनों आम, पीपी आम कैसा आम है? पीपी आम है। और छोटी आंत जो है यहाँ क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी होता है। क्या क्या होता है छोटी आंत में? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी होता है। प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और आमाशय में प्रोटीन और पेप्सिन HCl। बड़ी आंत में क्या होता है? तो यह जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और गुदा से मलत्याग होता है। वसा का पित्ताशय में क्या होता है? तो वसा का इमल्सीकरण होता है और पित्त का भंडार पित्ताशय में होता है। यकृत जो है,
यह पित्त का उत्पादन करता है। जब पित्त का भंडार तो पित्ताशय में होता है, उत्पादन जो है यकृत करता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है इसमें। यूरिया का संश्लेषण इसी में होता है। यूरिया का संश्लेषण मतलब निर्माण, सिंथेसिस। और अग्नाशय जो है यह अग्नाशयी रस निकालता है, अपेंडिक्स ये होता है। विटामिन जो है प्रमुखतः 7 प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी ऐसे होते हैं। जो विटामिन ए है यह क्या होता है, इसे रेटिनॉल कहते हैं। यह रतौंधी ज़ेरोफ्थिलिया और संक्रमण में भी उपयोगी होता है। विटामिन ए संक्रमण रोधी होता है और त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन करता है। रेटिनॉल विटामिन ए जो है त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन करता है और संक्रमण रोधी भी होता है। बी को थायमीन कहते हैं, B1 को। यह बेरी और इससे कमी से वृद्धि रुकना होता है। अनाज, फले, सब्जियाँ, दूध खाने से सही हो जाता है। B2 जो है इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इससे किलोसिस रोग होता है। B2 से किलोसिस रोग होता है। पनीर, अंडा, यीस्ट और मांस, हरीदार सब्जियाँ खाने से सही होता है। तो B2 क्या है, किलोसिस रोग इससे होता है। B3 इसे नियासिन या निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। B3 को नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, इससे पेलाग्रा या चर्म ग्राह होता है। ईस्ट, मांस, मछली, अंडा, दूध ये सब खाने से सही होता है। क्या, ईस्ट, मांस, मछला, दूध। B5 इसे पैंटोथिनिक अम्ल कहते हैं, इसमें क्या होता है, चर्म रोग होता है। B5 से वृद्धि कम हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाता है। B5 से बाल सफ़ेद हो जाता है, वृद्धि कम हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। पैंटोथेनिक अम्ल इसका रस है। B6 के पायराडक्सिन है, इसमें रक्त क्षीणता एनीमिया जो होता है, ये एनीमिया है B6। चर्म रोग देखिए B5 से भी हो रहा है, चर्म रोग B6 से भी हो रहा है। और B6 से पेशी ऐंठन भी होता है। ये दूध, ईस्ट, अनाज और मांस खाने से सही होता है। दूध, ईस्ट, अनाज, मांस खाने से यह सही हो जाता है। B7 जो है बायोटीन इसे कहते हैं, इसे चर्म रोग इसमें हो। चर्म रोग देखिए किससे होता है, B5 से भी चर्म रोग हो रहा है, B6 से भी चर्म रोग हो रहा है, B7 से भी चर्म रोग हो रहा है। बाल जो है B5 से तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, B5 से क्या हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और B7 से बाल का झड़ना है, तो मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल खाने से सही हो जाता है। B7 से बाल झड़ते हैं और B5 से बाल सफ़ेद होते हैं। B9 जो है इसे फोलिक अम्ल कहते हैं। B9 को क्या कहते हैं, फोलिक। इसमें भी रक्त क्षीणता होती है। रक्त क्षीणता B6 में भी है और रक्त क्षीणता B9 में भी है। और कुंठित वृद्धि भी होती है, यानी लो ग्रोथ जो होता है। B12 जो है इसे साइनोकोबालेमिन कहते हैं, सबसे लंबा नाम भी इसका है, सबसे लंबा है। घातक रक्त क्षीणता परनीसियस एनीमिया जो होता है इसी में होता है। इन सब में तो एनीमिया केवल होता ही है, जैसे B9 और B6 में केवल एनीमिया होता है, लेकिन परनीसियस जो घातक रक्त क्षीणता है वो B12 से होता है। और इसमें तंत्रिका तंत्र संबंधी गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं। किससे, B12 से। तंत्रिका तंत्र संबंधी गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं B12 से। और B12 इसमें क्या है कि मांस और अंडा, दूध खाने से B12 जो है आंत के जीवाणुओं में बनते हैं। B12 जो है B12 आंत के जीवाणु आंत में ये बनते हैं, जीवाणु इसके बनाते हैं B12 को। B6 विटामिन C को स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, स्कर्वी रोग होता है इसमें। D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, सूखा रोग, रिकेट्स और अस्टियोमलेसिया होता है। और विटामिन E टेकोफेरॉल है, जनन क्षमता कमी हो जाती है और पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। पेशी कमज़ोर भी विटामिन E से होता है। और विटामिन K जो है नेफ्थोक्विनोन कहते हैं, चोट पर रक्त का थक्का न बनना। और ये जो है K का भी संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया करते हैं और B12 का भी संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया करते हैं। 1:2:1 के अनुपात में कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 यौगिक होता है। किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 के अनुपात में होता है।
कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था, फंक ने। तथा विटामिन जो है 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जल में घुलनशील, और जैसे ADE ये जो हैं वसा में घुलनशील हैं और BC जल में घुलनशील है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने इसका विचार दिया था। कैसीन जो है एक फास्फो क्या होता है, कैसीन जो है एक फास्फोप्रोटीन है। कैसीन क्या है, एक फास्फोप्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति का दूध सफ़ेद होता है और गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो कैरोटीन के कारण होता है। और इसमें एक एंजाइम होता है रेनिन जो पाचक होता है, पचाने वाला। दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को अर्ध ठोस तथा एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टिक अम्ल है, सब। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजनी युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन कैसा है, एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है और जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें जो है आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। किसमें, प्रोटीन में आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस भी होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं के मिलकर बना होता है, जटिल होता है, कार्बनिक है। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ एकलक मोनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। और इसमें 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं। कुल 20 होते हैं जिसमें 10 प्रकार के भोजन से प्राप्त होते हैं। शेष 10 प्रकार का अमीनो अम्ल मानव भोजन से प्राप्त करता है, इसलिए अनिवार्य इसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टीन, आइसोल्यूसिन, कौन कौन, हिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथिओनिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। कौन कौन, हिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, क्या, एक लाइसिन भी, मेथिओनिन, क्या, मेथिओनिन, फेनिल एलेनिन, फेनिल एनेलिन, ट्रिप्टोफैन, क्या, ट्रिप्टोफैन, वेलेनिन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन ये सब अनिवार्य हैं। ट्रिप्टोफैन, फेलेनिन, थ्रियोनिन, अर्जिनिन, वेलेनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथिओन, फेनी एलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, ये सब हिस्टीन, ये सब क्या हैं, अनिवार्य हैं। और जबकि ग्लाइसिन ये सब अनिवार्य है, मतलब गैर इसेंशियल हैं, नॉन इसेंशियल जिसे कहते हैं। ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलैनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरेजीन, सिस्टीन ये सब नॉन इसेंशियल हैं। कौन कौन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक, ग्लू आ जाए तो देखिए ग्लू ये है, क्या ग्लू है, ये सब। सिस्टीन है, एस्पैरेजीन है, सेरीन है, टायरोसिन है, एलेनिन है, प्रोलीन है, स्पार्टिक है, ये सब नॉन इसेंशियल हैं। एल्फा कीरेटिन जो है एक प्रोटीन होता है, एल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन होता है। टायरोसिन जो है मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, एप्नेफ्रिन या नॉर एप्नेफ्रिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। टायरोसिन दूध में लगभग 87% तक जल पाया जाता है और एक सामान्य महिला के लिए प्रतिदिन जो है 45 से 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए और गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाले के लिए 65 से 70 ग्राम। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ करके नीला काला रंग देता है। स्टार्च जो है आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज जो है इस प्रकार की क्रिया नहीं करता है, सेलुलोज क्रिया नहीं करता है।
पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च जो है एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसी अम्ल हैं। कौन कौन? लिनोलेइक अम्ल और अल्फा लिनोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं। तिलहनी फसलों में अधिकतर अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसी अम्ल है। असंतृप्त जो वसा होते हैं अनसेचुरेटेड और संतृप्त दो प्रकार के। तो असंतृप्त जो है दोहरे बंध डबल बॉन्ड होते हैं असंतृप्त में, जबकि संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। असंतृप्त में तो दोहरे बंध होते हैं लेकिन संतृप्त में दोहरे बंध नहीं होते हैं। अब एक होता है बहुसंतृप्त वसा अम्ल पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है। जैसे बहुसंतृप्त वसा अम्ल जो है मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो अच्छा पोषक होता है। सूरजमुखी जो है सनफ्लावर स्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। कौन से कुल? स्टेरेसी कुल है और यह एक आवृतबीजी पौधा होता है। इसमें असंतृप्त वसा पाया जाता है। ट्रांस वसा जो है यह खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है ट्रांस वसा, और अच्छे एचडीएल, एच जो है अच्छा होता है, एल खराब होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध कथन है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। प्रजैविक प्रोबायोटिक्स जो है यह प्रोजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। किसके पाचन? दुग्ध शर्कराओं के। प्रोजैविकी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नैसर्गिक रूप से हमारे शरीर के आंतरिक भागों में भी पाए जाते हैं, जिनमें आहार नाल प्रमुख है। ये प्रोजैविक दुग्ध में पाई जाने वाली लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस को बढ़ाते हैं और इस तरह दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक सिद्ध होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं इनमें। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द जो है न्यूट्रोनो और फार्मास्यूटिकल से मिलकर बना है। न्यूट्रास्यूटिकल जो है उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए भी जाने जाते हैं। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना होता है। टायरोसिन इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। टायरोसिन से करौदा एक आवृतबीजी पौधा होता है। इसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर मिलीलीटर होती है। 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बधी रहती है। कितना? 1.14 मिलीलीटर प्रति 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बधी होती है। इस प्रकार 100 मिली रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन बधी होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ 250 गुना अधिक आकर्षण शक्ति होती है।
पहाड़ों पर ऑक्सीजन की जो कमी है हाइपॉक्सिया इसे कहते हैं, सांस फूलने लगती है। हृदय का जो वजन होता है 250 से 300 ग्राम होता है। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा, कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा, 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में 91 से 92% तक जल तथा शेष 8 से 9% विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक, दोनों कार्बनिक भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं केवल कशेरुकियों में के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग बनाते हैं यह लाल रुधिर कणिकाएं। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो है 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं और स्त्रियों में थोड़ा इससे कम होती हैं, 48 लाख। श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC हैं यह 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं, 4 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर, और ये 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। इनमें जो WBC में सर्वाधिक जो संख्या होती है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है। WBC का 60 से 65% भाग न्यूट्रोफिल्स होता है और सबसे कम जो होता है वो बायोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक होता है और बायोफिल्स सबसे कम होता है। आकार की अगर हम बात करें तो आकार में सबसे बड़ी जो है WBC या मोनोसाइट्स होती है, आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट्स होती है। प्लेटलेट्स जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख जो होता है प्रति घन मिलीलीटर होता है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में विकसित होती हैं। कहाँ होती हैं लाल रक्त कणिकाएं? तो अस्थिमज्जा में विकसित होती हैं। और श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक कणिकामय और कणिका विहीन। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स एबीएन जो हैं यह कणिकामय होती हैं। कौन कौन? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ABN ये कणिकामय होती हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट L और LM ये कणिका विहीन होती हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और अस्थिमज्जा तथा थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। लिम्फोसाइट कहाँ कहाँ होता है लिम्फोसाइट? एक तो प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि में होता है, अस्थिमज्जा या थाइमस में भी इसका निर्माण होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज स्तर, और 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है सामान्यतः एक ग्लूकोज। मानव रुधिर प्लाज्मा जो है 55% और इसमें 91 प्लाज्मा में मानव रुधिर में 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड कॉर्पुसेल्स यानी रुधिराणु होते हैं। प्लाज्मा में 91% जो है जल होता है, फिर कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ब्लड कॉर्पुसेल्स जो होते हैं इसमें प्लेटलेट्स होता है, रुधिर RBC होता है, WBC होता है। फिर ये जो हैं रुधिराणु जो होते हैं, श्वेत रुधिराणु, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कणिकामय होते हैं, कणिका विहीन। तो जो कणिकामय है जो कणिकामय है वो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स EBN कहते हैं इनको क्या कहते हैं? EBN जो कणिकामय होते हैं EBN, और जो कणिका विहीन होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। साइट्स जब आ जाएंगे साइट तो कणिका विहीन हो जाएंगे LM। AB में एंटीजन A व B में दोनों उपस्थित होता है, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। इसमें AB में दोनों एंटीजन होता है और एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, जबकि रुधिर O में एंटीजन अनुपस्थित होता है और परंतु एंटीबॉडी जो है A और B दोनों होता है। AB को सर्वग्राही, O सर्वदाता। बर्नस्टीन के अनुसार ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है। ABO किसके अनुसार? बर्नस्टीन के अनुसार। लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति कार्य करते हैं।
एरिथ्रोसाइट प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स रक्त संचलन में सहायक होते हैं। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों और पेशी ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक होता है। मायोग्लोबिन। केचुआ जो है एनलीडा प्राणी है, इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। केचुआ जो है एनलीडा प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं जिनका व्यास 7 माइक्रोन यानी 0.007 मिलीमीटर होता है। 7 माइक्रोन होता है लिम्फोसाइट। औसतन जो है प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मूत्र में लगभग 91 से 96% जल, 2.6% यूरिया और 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। 91 से 92% तक जल, 91 से 96 और 0.6% यूरिया होता है। 2.6% यूरिया होता है। 2% अनावश्यक लवण होते हैं के आयन होते हैं। 0.3% जो है क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल। केंद्रीय तंत्र के अंतर्गत ब्रेन तथा मेरुरज्ज या सुषुम्ना स्पाइनल कोड आते हैं और यह जो है शरीर के नियमन और नियंत्रण करते हैं। परिधीय तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएँ आती हैं जो पूरे शरीर में जालवत फैली हुई होती हैं। क्रैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएँ आती हैं इसके अंतर्गत। परिधि में क्रैनियल तथा स्पाइनल जो है परिधि के अंतर्गत आती हैं। क्रैनियल जो तंत्रिकाएँ मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। सुषुम्नी या स्पाइनल तंत्रिकाएँ जो है स्पाइनल नर्व्स मेरुरज्ज से जुड़ी हुई होती हैं। यह सुषुम्नी या स्पाइनल जो है मेरुरज्ज से जुड़ी हुई होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएँ होती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। पहली तथा दूसरी तथा 8वीं जोड़ी सेंसोरी होती हैं। इसमें से पहली, दूसरी और 8वीं 1, 2, 8 यानी 128 जो है संवेदी या सेंसोरी होती हैं। शेष जो है मिश्रित संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। मानव के पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन जो होता है इसे राम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। राम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मनुष्य के पुष्ट या मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। यह जो है ऊपर की ओर से पोन्स तथा नीचे की ओर से सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला किससे किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड और पोन्स से जुड़ा हुआ होता है। मेडुला जो है भोजन के निगरण यानी स्वॉलोइंग, उल्टी, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट की दर, प्रबलता, खांसने, छींकने आदि में का नियमन केंद्र यहीं से होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या होता है? उल्टी, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, खांसना, छींकना, ये सब नियमन मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। और सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाएं इसमें होती हैं। यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। कौन? सेरिब्रम। स्मरण क्षमता और ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। शरीर में जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन का नियमन जो है मेरुरज्ज या कशेरुकी रज्ज स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल। मानव का जो ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पे अगर देखा जाए 310, 98.6, 37 या 310। हाइपो जो थैलेमस होता है यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्त, ताप इसका नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्त, ताप का नियंत्रण करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है।
बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो है एक्सोक्रोनिक ग्लैंड जो होती हैं, जो कि नलिका युक्त होती हैं, बहिस्रावी नलिका युक्त होती हैं। जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, यानी जो जो बाहर आता है, दूध बाहर आता है, श्वेत आता है, अश्रु बाहर आता है, लार बाहर आता है, तो यह जो है नलिका युक्त होती हैं, जिसमें से चीज़ें बाहर आती हैं, तो नलिका युक्त होंगी। और नलिका विहीन एंडोक्राइन जो है नलिका विहीन होती हैं। ये जैसे यहाँ से हार्मोन ऊतक द्रव्य में सीधा मिल जाते हैं। जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथ, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनलर, पीनियल, थाइमस आदि ग्रंथियाँ होती हैं। ये सब हैं नलिका विहीन। कौन कौन? पीयूष, पिट्यूटरी जिसे कहते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, जो ब्लड में सीधा मिल जाती हैं, ये सब। और मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे अंतरस्रावी और बहिस्रावी, जैसे अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं जैसे अग्नाशय, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा से सोमैस्टोस्टेटिन का श्रावण होता है। डेल्टा से सोमैस्टोसिन, अल्फा से ग्लूकेगॉन और बीटा से इंसुलिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाले हार्मोन जो हैं सिक्रेटिन हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाले हार्मोन सिक्रेटिन हैं। छोटी आंत के ग्रहणी ड्यूडेनम से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है। संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है? इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। इंसुलिन एक पेप्टाइड है, इसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। मधुमेह इससे होता है। इसके उपचार में कृत्रिम जो है एडीएच वैसोप्रोइन का उपयोग करते हैं। निर्जलीकरण, शरीर में जो है निर्जलीकरण, एडीएच या एडीएच को ही वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। कॉफ़ी, चाय, व्हिस्की, मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है। कॉफ़ी, चाय, इन सब से एडीएच घट जाता है, जिसमें मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। और वैसोप्रोसिन या एडीएच जो कि अधिकता से होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तन हो जाता है। अगर वैसोप्रेसिन अधिक हो जाए या एडीएच अधिक हो जाए तो मूत्र जो है गाढ़ा हो जाएगा और रुधिर तन हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। वैसोप्रोसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। ये जो एडीएच है इसका स्रावण जो है पीयूष ग्रंथि से होता है। जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाता है यह, इसलिए इसे मूत्र एडीएच को मूत्र रोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गोल तथा भूरी लाल होती है। यह 0.5 से 1 ग्राम तक होती हैं तथा इसका व्यास जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइलिसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइलिसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन जो है इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। शरीर में संबंध वृद्धि से है। इसकी अधिकता से भीमकायिता जेंगेटिज्म अवस्था उत्पन्न होती है और कमी से बौनापन। सोमैटोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन है। पैराथायराइड ग्रंथियाँ, पैराथॉन या पीटीएच इसे कहते हैं। थायराइड या अवड ग्रंथियाँ जैसे टेट्राडोथोडाइथोरिन या थायरॉक्सिन होता है। ट्राईआयोडोथायरोसिन, कैल्सिटोनिन, ये सब थायराइड से। थाइमस से थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। यकृत जो है यहाँ आईजीएफ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है। वृक्क या किडनी से कैल्सिट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन
एरिथ्रोपोइटीन स्रावित होता है। वृक्क से क्या होता है? कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटीन स्रावित होता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है अंडाशय से। और वृषण जो पुरुषों में होता है, यहाँ से एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है यह पश्चपिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और अग्र पिट्यूटरी या एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं इसको। जैसे पश्च से एडीएच और ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। पश्च जो पिट्यूटरी है यहाँ से एडीएच और ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है और अग्र से एसटीएच जीएच, यानी एसटीएच मतलब सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन इसे भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन पीआरएल या ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन एलटीएच भी इसे कहते हैं और पुटिका हार्मोन एफएसएच भी कहते हैं। ये सब अग्र से स्रावित होते हैं। एसटीएच, एलटीएच, एफएसएच, आईसीएसएच, एसीटीएच, टीएसएच, एमएसएच ये सब क्या हैं? अग्र से स्रावित होते हैं। थायराइड प्रेरक हार्मोन है टीएसएच, मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन है एमएसएच, एड्रीनोकाइराइटोक्रोपिन हार्मोन है एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन होता है आईसीएसएच, पुटिका प्रेरक हार्मोन है एफएसएच, ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन है एलटीएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन है पीआरएल। ये सब अग्र से स्रावित होते हैं। आमाशय से गैस्ट्रिन और घ्रेलिन स्रावित होता है। आमाशय से गैस्ट्रिन और घ्रेलिन स्रावित होता है। आमाशय और अग्नाशय से अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिका। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेस्टिन, एफ कोशिका जो है अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड होती है। अधवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल मेडुला होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो भाग होते हैं इसके। तो जो एड्रिनल मेडुला होता है यहाँ से एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन स्रावित होता है और नार एड्रेनलिन या नार एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये भी स्रावित होता है। और जो एल्डोस्टेरोन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन यहाँ से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन जो है हार्मोन का स्रावण गले से होता है। यह जो है थायरॉक्सिन क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में थायरॉक्सिन। वयस्कों में मिक्सडीमा नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। मिक्सडीमा नामक रोग वयस्कों में होता है और यह जो है उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। इसकी कमी से बच्चों में जड़ मानवता, थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता, गलकंड, घेघा, हाशीमोटो रोग, मिक्सडीमा ये सब इसी से थायरॉक्सिन से ही होता है। क्या क्या? जड़ मानवता, हाशीमोटो, मिक्सडीमा, गलकंड, घेघा, गलकंड ये सब इसी से होता है। नेत्रोसेंधी गलकंड या एक्जोपेथेल्मिक ग्वाइटर या प्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावण के कारण होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है। हार्मोन थायरोट्रोपिन या टीएसएच थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा हो जाता है। पैराथायरॉइड या परावट ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथियां हैं जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। पैराथायरॉइड। पैराथार्मोन जो है नामक हार्मोन का स्राव होता है जो रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। पैराथार्मोन कैल्शियम आयन की मात्रा को बनाए रखता है। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन भी इसे कहते हैं नामक हार्मोन जो है एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय की गति में वृद्धि होती है। एड्रिनलिन एपिनेफ्रिन से हृदय की गति वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण, वैसोलिडेशन
के कारण मस्तिष्क, कंकाल, पेशियों, हृदय, फेफड़ा, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इससे नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब बहुत कुछ कम हो जाता है। एड्रिनल मेडुला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकरणी वैस्कोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन मादा हार्मोन हैं, फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्राम्फियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोन वृद्धि 45 से 52 वर्ष तक होता है। ग्राम्फियन की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा। एस्ट्रोजन एस्ट्रोडियाल होता है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोडियाल होता है, जिससे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, यौन इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजन का स्रावण जो है पीयूष ग्रंथि की पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के नियंत्रण में होता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण जो है कार्पस ल्यूटियम से होता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण कार्पस ल्यूटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है। इसके प्रभाव से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं का ग्लाइकोजन का संचयन होना तथा अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। एस्ट्रोजन से रिलैक्सिन जो हार्मोन का स्रावण गर्भाशय में कार्पुलस ल्यूटियम तथा आंवल या प्लेसेंटा द्वारा होता है। रिलैक्सिन किससे होता है? कार्पलस ल्यूटियम या प्लेसेंटा द्वारा। यह एक पॉलिप्टाइड होता है। पुरुषों में जो वृषण टेस्टिस होता है कि लेडिक की कोशिकाओं सेल ऑफ लेडिंग से नर हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजेंस का स्रावण होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। माँ शिशु के बीच गले लगना, चूमना, शिशु बाल की देखभाल करना, वात्सल्य, मैथुन, भोग विलास, यह सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण अग्र पिट्यूटरी की लेप्टोट्रोफ कोशिकाएं करती हैं। इनका मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दुग्ध के स्रावण लैक्टेशन को प्रेरित करना है। पीनियल जो ग्लैंड होती हैं मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच स्थित होती हैं। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध में होती हैं। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है।